हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के साथ। आपको बता दूँ, बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर करवा चुका हूँ। अब मैं जो करवा रहा हूँ वो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर करवा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं, आज मैं जो भी प्रश्न करवाऊंगा वो बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्नों का ही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 मॉडल पेपर 2025 सब्जेक्ट जो है वो है साइंस, और मैं जो करवाने वाला हूँ वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं। देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है। इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। जैसा कि कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 तक जो प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें से किसी 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, अर्थात एक प्रश्न के लिए 2 अंक हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखेंगे और समझेंगे। एक क्या कह रहा है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न है, इसका आंसर होगा, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह रंग दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और यह मानव आंखों के लिए सबसे आकर्षक रंग है। इसके अलावा लाल रंग का अर्थ खतरा या रुकना होता है, जो रेलवे सिग्नल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के क्या कारण है। इसका आंसर होगा, हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का कारण हीरे का उच्च अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.42 है, जो कि अन्य पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक है। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो यह पूरी तरह से आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है, जिससे हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा बहुत चमकदार दिखता है। इसे आप लोग नोट करेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखे। इसका आंसर होगा, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 में निम्न गलनांक, अर्थात इनका गलनांक जो होता है निम्न होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है ताकि यह अधिक तापमान पर पिघल जाए और सर्किट को तोड़ दे। इसका पहला विशेषता हुआ। दूसरा विशेषता क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे। दूसरा विशेषता लिखेंगे उच्च प्रतिरोधकता। फ्यूज तार की प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिससे यह अधिक गर्मी पैदा करता है और जल्दी पिघल जाता है। तीसरा विशेषता क्या लिखेगा, देखेंगे उच्च तापमान पर पिघलने की क्षमता। फ्यूज तार उच्च तापमान पर पिघलने में सक्षम होता है, जिससे यह सर्किट को अधिक तापमान से बचा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। आंसर लिखेंगे, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम यह कहता है कि यदि आप अपने बाएं हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तो आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इशारा करेगी। इसे नोट करेंगे आप लोग। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। इसका उत्तर लिखेंगे, पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के कई लाभ हैं, जैसे कि ईंधन के रूप में उपयोग। बायोगैस एक अच्छा ईंधन है जिसका उपयोग खाना पकाने, गर्म करने, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। आगे क्या लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण। बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया में जीव अपशिष्ट को साफ किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। आगे क्या लिखेंगे, खाद के रूप में उपयोग। बायोगैस उत्पादन के बाद शेष स्लरी एक अच्छी खाद है जिसका उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। इसे आप लोग नोट करेंगे।
चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे। श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान घटता जाता है और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरणों के सिरों पर विभवांतर भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं? इसका उत्तर लिखेंगे। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के फायदे। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसके कई फायदे हैं। देखते हैं क्या फायदे हैं। फायदा नंबर 1, कार्बन उत्सर्जन में कमी। पवन ऊर्जा का उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है। इसका दूसरा फायदा क्या है? पवन ऊर्जा का दूसरा फायदा क्या है? प्रदूषण मुक्त। पवन ऊर्जा संयंत्रों से कोई हानिकारक प्रदूषण नहीं निकलता, जिससे वायु और जल प्रदूषण कम होता है। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इसका उत्तर लिखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न होती है। जब चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र के जल को खींचती है तो समुद्र के जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है, जिससे ज्वार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे आप लोग नोट करेंगे। आपको बता दूं, 1 से 8 तक का प्रश्न मैंने करवा दिया। 1 से 8 तक के प्रश्नों का उत्तर मैंने करवा दिया, जबकि ऊपर लिखा गया था कि इन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना था। तो हमने आपको याद करने के लिए 8 प्रश्नों का उत्तर करवा दिया है। आप लोग परीक्षा में जैसा कहा जाए वैसा ही करेंगे। अगर परीक्षा में कहा जाए 4 प्रश्नों का उत्तर दे तो 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अगर बोला जाए 5 प्रश्नों का उत्तर दे तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हालांकि जैसा मॉडल पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है, सेम उसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखेंगे आगे जो दिया गया है वो रसायन शास्त्र से प्रश्न दिया जा रहा है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। आगे का जो प्रश्न दिया जा रहा है वो केमिस्ट्री से दिया जा रहा है और ये भी लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11 से लेकर 18 तक के बीच में जो भी प्रश्न है उसमें से मात्र 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर कहे 4 प्रश्नों का ही तो 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखेंगे प्रश्न। देखेंगे प्रश्न 11 क्या कह रहा है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 द्रवों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। यह ठोस पदार्थ द्रव में तैरता रहता है या नीचे बैठ जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड नामक एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप पानी में घुलनशील नहीं होता है और नीचे बैठ जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न 12, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? इसका उत्तर लिखेंगे। आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे घेगा रोग कहते हैं। जो गले की सूजन से पहचाना जाता है। इसलिए थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले
HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। उत्तर होगा मनुष्य के उदर में स्त्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं अम्ल की कार्य पद्धति निम्नलिखित है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रोटीन पाचन। HCl अम्ल प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यह पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय करता है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। आगे क्या लिखेंगे, HCl अम्ल उदर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है जिससे भोजन विषाक्तता को रोका जा सकता है। आगे क्या लिखेंगे, पाचन एंजाइमों को सक्रिय करना। HCl अम्ल उदर में मौजूद पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है जिससे भोजन का पाचन तेजी से होता है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखे, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। इसका उत्तर लिखेंगे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर है। इनमें केवल एकल बंधन होते हैं, इनमें हाइड्रोजन की अधिकतम मात्रा होती है, इनके नाम N से समाप्त होते हैं। इनके उदाहरण मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि है। यह था संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कुछ विशेषता। चलिए अब देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनके भी कुछ विशेषता हैं। इनमें एक या अधिक द्विबंधन या त्रिबंधन होते हैं। इनमें हाइड्रोजन की कम मात्रा होती है। इनके नाम N या डाइन से समाप्त होता है। इनके उदाहरण हैं एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटाडाइन C4H6 आदि। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। चलिए इसका देखेंगे उत्तर। प्रश्न 15 का उत्तर लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। सामान्य रूप से संयोजन अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे A+B रिएक्शन AB, जहां A और B दो अलग अलग पदार्थ हैं जो मिलकर एक नया पदार्थ AB बनाते हैं। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जोड़ा जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है जो इसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनाता है। यह था प्रश्न 15 का आंसर, ध्यान देंगे। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 16 सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे, सिरका एक खट्टा तरल है जो अल्कोहल युक्त पदार्थों के किण्वन से बनता है। इसका मुख्य घटक एसिटिक एसिड होता है। सिरका विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है जैसे अंगूर, सेब, गन्ना आदि। आगे देखेंगे सिरका का उपयोग नंबर 1, खाना पकाने में। सिरका एक आम मसाला है जो विभिन्न व्यंजनों में उपयोग किया जाता है जैसे कि सलाद, सॉस और मैरिनेड्स में। स्वच्छता में सिरका एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो घरेलू स्वच्छता में उपयोग किया जाता है। चलिए सिरका का उपयोग स्वास्थ्य में भी किया जा सकता है। सिरका के कई स्वास्थ्य लाभ हैं जैसे कि पाचन में सुधार, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना और वजन कम करना। चलिए सिरका का उपयोग त्वचा और बालों की देखभाल में भी कर सकते हैं। सिरका एक प्राकृतिक त्वचा और बालों की देखभाल उत्पाद है जो त्वचा को साफ चमकदार बनाने में मदद करता है। चलिए आगे देखेंगे सिरका का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जा सकता है। सिरका एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो घरेलू कीटों को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह था सिरका का उपयोग, इसे नोट करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 एस्टरीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाइए। इसका आंसर लिखेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल एवं कार्बनिक अम्लों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ध्यान देंगे।
उदाहरण के लिए एथेनोइक अम्ल तथा एथेनॉल अभिक्रिया करके एथाइल एथेनोइट बनाते हैं, जिसे समीकरण द्वारा भी समझा जा सकता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था एक आधुनिक सिंचाई तकनीक है जिसमें पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यह व्यवस्था पारंपरिक सिंचाई व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक कुशल और पानी की बचत करने वाली होती है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था में पानी को एक पाइप के माध्यम से पौधे के पास पहुंचाया जाता है, जहां यह पानी एक छोटे से छेद से निकलकर पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। आगे जो प्रश्न है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 19 से लेकर 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। चलिए देखते हैं प्रश्न 19 क्या कह रहा है। प्रश्न 19 क्या कह रहा है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण के साथ उल्लेख करें। चलिए देखेंगे उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा, रासायनिक बंधन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। यह बंधन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा करने या इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के कारण बनता है। रासायनिक बंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आयनिक बंधन। यह बंधन तब बनता है जब परमाणु दूसरे परमाणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे दोनों परमाणु आयन बन जाते हैं। आयनिक बंधन में आयन आपस में आकर्षित होते हैं और एक यौगिक बनाते हैं। ध्यान देंगे, उदाहरण के लिए सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बंधन। आगे देखेंगे रासायनिक बंधन के दूसरा प्रकार सहसंयोजक बंधन। यह बंधन तब बनता है जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। सहसंयोजक बंधन में परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं और एक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंधन, जिसे समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। ध्यान देंगे। चलिए देखेंगे तीसरा प्रकार धात्विक बंधन। यह बंधन तब बनता है जब धातु के परमाणु आपस में जुड़ते हैं और एक धात्विक क्रिस्टल बनाते हैं। धात्विक बंधन में परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं और एक मजबूत यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा के परमाणु के बीच धात्विक बंधन। इसे समीकरण द्वारा भी समझा जा सकता है, जिसे ध्यान से देखेंगे आप। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20। कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है। इसका उत्तर लिखेंगे, कार्बन एक विशेष तत्व है जिसके कई विलक्षण गुण हैं। कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि कार्बन की कुछ परमाणु संख्या। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, जो इसे कई अन्य तत्वों के साथ बंधन बनाने में सक्षम बनाती है। आगे क्या कह रहा है, कार्बन की उच्च इलेक्ट्रॉन गति। कार्बन की इलेक्ट्रॉन गति 2.5 है, जो इसे अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने में सक्षम बनाती है। आगे क्या है, परमाणु की कैटेनेशन। कार्बन की कैटेनेशन एक विशेष गुण है जो इसे लंबी श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम बनाती है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, कार्बन की त्रिकोणीय आकृति। कार्बन की त्रिकोणीय आकृति इसे कई अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने में सक्षम बनाती है। चलिए आगे देखेंगे, कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य है क्योंकि कार्बन कुछ परमाणु संख्या। कार्बन कुछ परमाणु संख्या इसे कई अन्य तत्वों के साथ बंधन बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे कई विभिन्न यौगिक बनाए जा सकते हैं। आगे कार्बन की कैटेनेशन। कार्बन की कैटेनेशन इसे लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे कई विभिन्न यौगिक बनाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, कार्बन की त्रिकोणीय आकृति इसे कई अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे कई विभिन्न यौगिक बनाए जा सकते हैं। इन गुणों के कारण कार्बन की यौगिकों की संख्या असंख्य है और नए यौगिकों की खोज और संश्लेषण करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे आप लोग नोट करेंगे। यह था प्रश्न संख्या 20 का उत्तर। आगे जो प्रश्न दिया गया है वो बायोलॉजी से दिया गया है, जिसे हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 28 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब हुआ
प्रश्न 21 से लेकर प्रश्न 28 तक जो भी प्रश्न है सब लघु उत्तरीय है और उसमें से किसी 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हम यहाँ 21 से लेकर 28 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताएंगे, आप लोग उसे ध्यान से नोट करेंगे और लिखेंगे। प्रश्न 21 क्या कह रहा है? अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? उत्तर लिखेंगे, अमाशय में पाचक रस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पाचक रस एक तरल पदार्थ है जो अमाशय की दीवारों से स्रावित होता है और भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचक रस में कई एंजाइम और रसायन होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पचाने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख एंजाइम और रसायन हैं पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न 22 क्या कह रहा है? प्रश्न 22 क्या कह रहा है? मछली, केचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे, मछली, केचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग के नाम इस प्रकार है। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। गिल्स मछली के श्वसन अंग होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। आगे देखेंगे, केचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है। केचुआ की त्वचा उसका मुख्य श्वसन अंग होती है जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। मच्छर के श्वसन अंग ट्रेकिया होते हैं जो उसके शरीर में ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। मनुष्य का श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा होता है। मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़े होते हैं जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसे आप लोग नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 23, मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है? देखेंगे इसका उत्तर क्या लिखेंगे। प्रश्न 23 का उत्तर लिखेंगे, मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है और फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। द्विगुण परिसंचरण की प्रक्रिया इस प्रकार है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त का आगमन। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आता है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त का पंपिंग। हृदय का बायां वेंट्रिकल ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है और इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। आगे क्या लिखेंगे, शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का आगमन। शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय के दाएं अलिंद में आता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24, डायलिसिस का सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति न होने या अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होकर कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को छानने तथा जल एवं लवणों की उचित मात्रा के संतुलन के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यह विधि डायलिसिस कहलाता है। इस विधि में मरीज के रुधिर को क्षतिग्रस्त वृक्क के बजाय डायलिसिस मशीन में प्रवाहित किया जाता है। इस मशीन में रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को अलग करके फिर उसे शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। इसका सिद्धांत है विसरण, परासरण, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है? उत्तर है, तंत्रिका तंत्र के कार्य निम्नलिखित होगा। जैसे संवेदना। तंत्रिका तंत्र शरीर के अंदर और बाहर से संवेदनाओं को ग्रहण करता है, जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान, दबाव आदि। संचार। यह संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, विशेषकर मस्तिष्क जहां इनका विश्लेषण किया जाता है। क्रिया नियंत्रण। मस्तिष्क से आदेशों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियों का संकुचन, ग्रंथियों का स्त्रवण और अन्य क्रियाएं नियंत्रित होती है। संतुलन। यह शरीर के संतुलन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोग के नाम है गोनोरिया, सिफालिस, हार्पिस, क्लेमिडियल, एड्स, पेपिलोमा इत्यादि। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? समजात अंग एवं समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा,
समजात अंग वे अंग हैं जो विभिन्न जीवों में समान संरचना और विकास की प्रक्रिया से बनते हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। समजात अंगों का उदाहरण इस प्रकार है: मानव का हाथ और पक्षी का पंख, मानव का पैर और घोड़े का पैर। चलिए अब समझते हैं समरूप अंग। ध्यान देंगे, समरूप अंग, समरूप अंग वे अंग हैं जो विभिन्न जीवों में समान कार्य करते हैं, लेकिन उनकी रचना और विकास की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। समरूप अंगों का उदाहरण है मछली की पंख और पक्षी के पंख, मानव की आंख और कीट की आंख। ध्यान देंगे। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है: क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? इसका उत्तर लिखेंगे, अगर किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को खत्म कर दिया जाए तो पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा और खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तर के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उच्च पोषी स्तरों को पदार्थ और ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। उच्च पोषी स्तर के जीव अन्य विकल्प नहीं ढूंढ पाते, तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे। पारितंत्र असंतुलित हो जाएंगे और अन्य पोषी स्तर संकटग्रस्त हो जाएंगे। यह था प्रश्न 28 का आंसर। आगे जो कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ध्यान देंगे, क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 और 30 सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। चलिए देखेंगे प्रश्न 29 क्या कह रहा है: गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, गिल्स द्वारा श्वसन मछलियों और अन्य जलीय जीवों में होता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। सबसे पहले जल का प्रवेश, मछली अपने मुंह से जल को अंदर लेती है। आगे क्या कह रहा है, जल का प्रवाह, जल गिल्स के माध्यम से प्रवाहित होता है जो मछली के सिर के पीछे स्थित होते हैं। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का अवशोषण, गिल्स में ऑक्सीजन युक्त जल से ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, गिल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन युक्त रक्त गिल्स से मछली के शरीर में प्रवाहित होता है। इस प्रकार गिल्स द्वारा श्वसन मछलियों और अन्य जलीय जीवों को जल में ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है। आखिरी प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और यह इस प्रकार होता है। सबसे पहले सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए पौधे में ऊर्जा प्रवेश करती है। फिर पौधे में यह ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित होती है। पौधों को खाने वाले शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इन जीवों पर यह ऊर्जा पौधों से मिलती है। फिर क्या होता है, मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं और इस तरह ऊर्जा का प्रवाह आगे बढ़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के जरिए होता है। लैंडमैन के ऊर्जा के नियम के मुताबिक एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही पहुंचता है। बाकी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। अपघटक जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर ऊर्जा को खाद्य जाल में वापस लाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मीय गति के दूसरे नियम का पालन करता है। यह था प्रश्न संख्या 30 का उत्तर, जो कि आखिरी प्रश्न था जिससे आप लोग